हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार पिछली लास्ट वीडियो का ओवरव्यू लेते हैं जिसमें हमने पढ़ा था तुगलक डायनेस्टी, जिसके फाउंडर होते हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम होता है गाजी मलिक। गयासुद्दीन तुगलक के मृत्यु के बाद ही अगला दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनता है इसी का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। वही मोहम्मद बिन तुगलक जो इतिहास में प्रसिद्ध है पागल सुल्तान के नाम से। और गयासुद्दीन तुगलक के ही शासनकाल में अब यह 5 एक्सपेरिमेंट करता है। जो 5 एक्सपेरिमेंट करता है वह पूर्णतः क्या होता है, असफल साबित होते हैं। ये इसका कोई भी एक्सपेरिमेंट सफल साबित नहीं होता और यह पांचों के पांचों क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। इसको असफलता मिलती है। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतिहासकार कहते हैं, जिसमें एल्फस्टीन कहता है कि इसके अंदर पागलपन के कुछ अंश थे। वहीं बदायूनी इसकी मृत्यु पर कहता है कि इसके मरने से प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक के ही का शासन काल में एक प्रसिद्ध यात्री, मोरक्को से एक प्रसिद्ध यात्री जिसे हम जानते हैं इब्न बतूता के नाम से, जो आता है 1333 ईस्वी में। और उसी इब्न बतूता के द्वारा एक फेमस बुक लिखी जाती है जिस बुक का नाम है रिहला। उसी से हमें भारत की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और उसी से हमें पता लगता है मोरक्को और भारत के बीच व्यापार का। मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक अपने अंतिम दिनों में पंजाब के ठट्टा में हो रहे विद्रोह का दमन करने के लिए जाता है और पंजाब के ठट्टा में ही उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और वह अपना अगला सुल्तान अपने ही चचेरे भाई यानी फिरोज शाह तुगलक को घोषित कर देता है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का होगा फिरोज शाह तुगलक, यानी तुगलक वंश का अगला शासक कौन बनता है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का दिल्ली सल्तनत का शासन काल होता है 1351 से लेकर 88 ईस्वी तक। यह दिल्ली पर क्या करता है, रूल करता है। जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए जब एल्फस्टीन ने इसके बारे में पढ़ा था तो वह कहता है कि यह अकबर का क्या था, यह अकबर की तरह था। इसकी तुलना अकबर से की गई है क्योंकि इसने अपनी प्रजा के लिए काफी कुछ किया। उसकी दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए इसने अनेक योजनाएं बनाई, अनेक विभागों का निर्माण करा गया। तो इसलिए इसकी तुलना किससे की जाती है, अकबर से की जाती है। लेकिन वहीं इसकी जब धार्मिक सोच के बारे में यानी इसकी कट्टरपन के बारे में पढ़ा गया तो इसकी धार्मिक स्थिति की तुलना औरंगजेब यानी मुगल काल का सबसे कट्टर शासक जिसको हम जानते हैं औरंगजेब, तो इसकी तुलना किससे की गई, औरंगजेब से। यानी राजनीतिक पे तो अकबर से और धार्मिक नीतियों पे इसकी तुलना औरंगजेब से की जाती है। जब फिरोज शाह तुगलक है, यही दिल्ली सल्तनत का वह शासक है जिसने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। तो वह शासक जिसने सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया तो वह है फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक नहरें, वह 1200 से अधिक बागों का निर्माण करवाया, बागों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक ही वह सुल्तान है जिसने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जर्जिया कर वसूल किया। यानी जर्जिया कर जिसकी शुरुआत होती है भारत के सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण जो किया मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 में होता है। उसी मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले गैर मुसलमानों से एक टैक्स वसूला जिसे हम जानते हैं जर्जिया कर। उसी जर्जिया कर जो कि मोहम्मद बिन कासिम के टाइम से वसूला जाता था, लेकिन यह ब्राह्मणों, महिलाओं और विकलांगों से नहीं वसूला जाता था। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बनता है तो यही घोषित करता है कि जो अब जर्जिया कर है, जर्जिया कर अब ब्राह्मणों से भी वसूला जाएगा। तो यही दिल्ली का वह सुल्तान है जो ब्राह्मणों से भी जर्जिया वसूल करेगा। ठीक है, इस फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों से क्या किया, जर्जिया कर वसूल किया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही 6 शहर बसाए गए। इसने 6 शहरों का निर्माण करवाया। वो 6 शहर कौन कौन से हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है हिसार। इसने सबसे पहले कौन सा बसाया, हिसार बसाया। दूसरा इसने
जौनपुर जो कि अपने बड़े भाई जोना खां के नाम पर, बड़े भाई जोना खां के नाम पर। ठीक है। इसने तीसरा शहर बसाया जिसको हम जानते हैं फतेहाबाद, जो अपने पुत्र के लिए बसाया। ठीक है। इसका जो बड़ा पुत्र था वह फतेहाबाद में, इसके बड़े पुत्र यानी फतेह खां का जो जन्म होता है वह फतेहाबाद में होता है, तो इसलिए इस स्थान का नाम ये क्या कर देते हैं, अपने बड़े पुत्र के नाम पर फतेहाबाद कर देता है। जो हिसार है, हिसार का पुराना नाम था फिरोजा। हिसार का पुराना नाम क्या था? फिरोजा। फतेहाबाद। और उसके बाद ये अगला बसाता है फिरोजपुर, जो कि कहाँ है? पंजाब में। इसके बाद पांचवा आता है फिरोज शाह कोटला, जो कि कहाँ है? दिल्ली में। और उसके बाद ये छठा जो कि हम जानते हैं ग्लास सिटी ऑफ इंडिया, जिसे कहा जाता है फिरोजाबाद। इसने 6 शहरों का निर्माण करवाया, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला और फिरोजाबाद, जिसे फिरोजाबाद ग्लास सिटी ऑफ इंडिया, फिरोज शाह कोटला जो कि पड़ता है दिल्ली में, और फिरोजपुर जो कि पंजाब में है, फतेहाबाद, जौनपुर जो कि अपने बड़े भाई के नाम पर रखा, और सबसे लास्ट पहले है हिसार। और जो जौनपुर है जो इस अपने बड़े भाई के नाम पर रखा है, इसी जौनपुर को क्या कहा जाता है? भारत का सिराज। इसी जौनपुर को क्या कहा जाएगा? इसी जौनपुर को कहा जाएगा भारत का सिराज। इसे भारत का सिराज क्यों कहा जाता है? इसे भारत का सिराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जौनपुर है भारत का सबसे प्रसिद्ध स्थान है, जो कि मुस्लिम एजुकेशन के लिए फेमस है, यानी जो मुस्लिम शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे भारत का सिराज कहा जाता है। ठीक है। इसी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिंदुओं के 2 फेमस मंदिर, जिन्हें हम जानते हैं उड़ीसा में पुरी, जहां का मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर। इसने काफी मंदिरों पर अटैक किया, उनकी जो संपत्ति थी उनको लूटा और इनको क्या करवाया? डिस्ट्रॉय करवा दिया। वही हिमाचल प्रदेश का ज्वालामुखी मंदिर, इसने उड़ीसा यानी पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर क्या किया? आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद इसको लूटा और इसको क्या करवा दिया? डिस्ट्रॉय यानी इसको नष्ट करवा दिया। वहीं इसने हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर पर लूट की और वहां पर रखे संस्कृत भाषा के जो दस्तावेज थे उनको डिस्ट्रॉय करवा दिया, यानी उनको क्या करवा दिया? नष्ट करवा दिया। उन सभी दस्तावेजों में आग लगा दी गई और वह पूर्णतः आज क्या है? नष्ट हो चुके हैं। ये जो फिरोज शाह तुगलक है, इसने फिरोज शाह तुगलक ने अनेक हिंदू मंदिरों का नष्ट करवाया, क्योंकि इसकी धार्मिक तौर पर इसकी तुलना क्या है? औरंगजेब। जैसे औरंगजेब कट्टर था, ऐसे ही फिरोज शाह तुगलक भी क्या था? पूर्णतः कट्टर शासक था। तुगलक वंश का सर्वाधिक कट्टर शासक ही फिरोज शाह तुगलक था। जो फिरोज शाह तुगलक है, इसी के द्वारा 2 विभागों की स्थापना की गई। यह जानते हैं दीवान ए खैरात, एक है दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात, और दूसरा था मुस्लिम चिकित्सा के लिए, मुस्लिम चिकित्सा नहीं, चिकित्सा के लिए, यानी अपनी जनता में जिसको भी चिकित्सा की नीड होती थी उसके लिए इसने फ्री में एक दार उल सिफा नामक क्या करवाया था? विभाग की स्थापना की गई थी। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही दीवान ए खैरात और दार उल सिफा दूसरा विभाग की स्थापना की गई, जो कि एक क्या था? चिकित्सक विभाग हुआ करता था। इसी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अशोक के 2 स्तंभ, जिसे हम जानते हैं टोपरा स्तंभ, और दूसरे का क्या था? पहला था टोपरा स्तंभ और दूसरा था मेरठ स्तंभ। मौर्य वंश का शासक जिसे हम कहते थे क्या?
अशोक, वही अशोक ने 2 स्तंभ लिखवाए थे, टोपरा स्तंभ और जो कि पंजाब में, और मेरठ स्तंभ जो कि यूपी में एक जगह है मेरठ, वहीं पर ये 2 स्तंभ लगे हुए थे। तो जब फिरोज शाह तुगलक ने जब ये दोनों स्तंभ देखे तो इन दोनों स्तंभों को उठवाकर कहाँ ले आया, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। तो इसी के द्वारा अशोक के दोनों स्तंभों को स्थानांतरित करके कहाँ रखवा दिया गया, दिल्ली में रखवा दिया गया। जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही 4 टैक्स यानी 4 टैक्स लगाए गए अपनी जनता पर, जिसमें सबसे पहले इसने क्या सबसे पहले जो इसने लगाया वह है जर्जिया, जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जकात जो कि किससे लिया जाता था, मुसलमानों से लिया जाता था। जब हमने इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा तो इस्लाम धर्म में जो 5 स्तंभ थे उसी में एक था कि जकात, एक व्यक्ति जो अपनी इनकम एक साल में जितना भी कमाएगा उसका 1/40 किसमें इन्वेस्ट करेगा, जकात में। यानी यह एक गुप्त दान हुआ करता था जो कि किससे वसूला जाएगा, मुसलमानों से वसूला जाएगा। इसके बाद अगला था इसने लगाया खैरास, और चौथे नंबर पे खुम्स। जर्जिया, जकात, खैरात और खुम्स। जो ये जर्जिया है, जर्जिया सब आप सभी को पता है कि यह किससे लिया जाता था, गैर मुस्लिमों से यानी हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था। तो यह गैर मुसलमानों से। जकात है, जकात किससे लिया जाएगा, मुसलमानों से। जो खैराज है, खैराज क्या हुआ था, यह एक भूमि कर था, यानी यह भूमि से जितनी भी होती थी उनसे लिया जाता था। और खुम्स से यह लिया जाता था युद्ध में लूटी गए हुए माल पर, यानी जो युद्ध में जितना भी लूटी जाएगी, संपत्ति लूटी जाएगी, उस पर लगाया जाता था ये कर। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 4 क्या लगाए, टैक्स लगाए गए, जिसमें से क्या था, जर्जिया, जकात, खैरात, खुम्स। ठीक है, जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में कुतुब मीनार, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया, और जिसका पूर्णतः निर्माण किसके शासन काल में हुआ, इल्तुतमिश के शासन काल में हुआ। तो उसी कुतुब मीनार पर एक बार बिजली गिर जाती है और उसकी जो ऊपरी मंजिलें थी वह डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही कुतुब मीनार का पुनः निर्माण करवाया जाता है। तो 1369 में ईस्वी में होता है कुतुब मीनार का पुनः निर्माण। तो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है 1388 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक वाज डाइड, यानी इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसका शासनकाल क्या रहा, 51 से 88 ईस्वी, यानी यह दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, जिसमें यह सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाता है और इसी के द्वारा सर्वाधिक बाग यानी 1200 से अधिक बागों का निर्माण कराया जाता है। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो ब्राह्मणों से भी जर्जिया वसूल करेगा वह कौन होगा, फिरोज शाह तुगलक। जो फिरोज शाह तुगलक है यह बहुत कट्टर होता है, इसने अनेकों मंदिरों को डिस्ट्रॉय करवाया, नष्ट करवाया, जिसमें से कुछ फेमस मंदिर जिसमें है जगन्नाथ के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर, इसको यह डिस्ट्रॉय करवाता है। उसी के बाद यह हिमाचल प्रदेश में एक माता का मंदिर है जिसे हम जानते हैं ज्वालामुखी माता यानी ज्वालामुखी टेम्पल, उसको क्या करवाता है, डिस्ट्रॉय करवा के इसमें रखे हुए दस्तावेजों में आग लगवा दी जाती है और इसकी जो पूरे धन संपदा है उसको लूट ली जाती है। इसी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपनी जनता के लिए 2 विभागों की स्थापना करवाता है, जिसे हम जानते हैं दीवान ए खैरात और दार उल सिफा, जो कि क्या था, एक चिकित्सक विभाग थे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही 6 न्यू शहरों की स्थापना की जाती है, जिसमें है हिसार, जिसका पुराना नाम क्या था, फिरोजा।
दूसरा है जौनपुर, इसे अपने बड़े भाई जोना खां के नाम पर रखता है और इसे ही कहते हैं भारत का सिराज। थर्ड पे आया फतेहाबाद, इसके बाद फिरोजपुर की स्थापना करता है फिरोज शाह कोटला, जो कि दिल्ली में है। और इसके बाद यह करता है यूपी के फिरोजाबाद, जिसको कहते हैं ग्लास सिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की कांच नगरी। जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही टोपरा और मेरठ, अशोक के टोपरा और मेरठ स्तंभ को स्थानांतरित कहाँ करवा देता है, यह दिल्ली करवा देता है और रखवा देता है फिरोज शाह कोटला में। इसी के द्वारा 4 टैक्स लगवाए जाते हैं, जिसको हम जानते हैं जर्जिया, यानी गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। इसके बाद ये जकात, जो कि मुसलमानों से लिया जाता था, यह जकात यानी 1/40% वसूल किया जाता था। इसके बाद यह करेगा खैराज, जो कि एक भूमि कर हुआ करता था। इसके बाद खुम्स, जो युद्ध में जितनी भी धन संपत्ति लूटी जाती थी उस पर यह एक टैक्स लगाता था, उसी टैक्स को हम जानते हैं खुम्स के नाम से। इसी के शासनकाल में कुतुब मीनार पर बिजली गिर जाने से वह क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसका पुनर्निर्माण कराया जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसी फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1388 ईस्वी में, जिसके बाद अगला जो सुल्तान बनेगा, जो 1388 से लेकर 94 ईस्वी तक 5 अयोग्य सुल्तान, यानी इसके बनने के बाद जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश में अस्थिरता आ जाती है, यानी दिल्ली में अगले जितने भी 5 शासक यानी 5 रूलर होंगे, वह रूलर एक अयोग्य शासक होंगे। उनके शासन करते ही दिल्ली में क्या जाती है, शासक बनते ही अयोग्य मतलब अस्थिरता आ जाती है। तो जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है, तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद ही दिल्ली सल्तनत पर 5 अयोग्य सुल्तान क्या करते हैं, रूल करेंगे। और वह 5 अयोग्य सुल्तान जब दिल्ली के शासन पर बैठेंगे, तो इसी में दिल्ली के शासन पर क्या आ जाती है, अस्थिरता आ जाती है। और 1388 से लेकर 94 ईस्वी तक दिल्ली पर रूल करेंगे 5 अयोग्य सुल्तान। तो तुगलक वंश है, तुगलक वंश का आखिरी जो शासक होगा, उसी शासक को हम जानते हैं नसरुद्दीन महमूद के नाम से। यही नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का क्या होगा, आखिरी शासक होगा। जो नसरुद्दीन महमूद है, यह 1394 से लेकर 1444 ईस्वी तक क्या करेगा, दिल्ली शासन पर रूल करेगा। जो नसरुद्दीन महमूद है, नसरुद्दीन महमूद के ही टाइम में होता है तैमूर का आक्रमण, यानी दिल्ली सल्तनत पर किसका आक्रमण होता है, तैमूर। और वही तैमूर जो इतिहास में प्रसिद्ध है तैमूर लंग के नाम से। 1394 ईस्वी में होता है इंडिया पर तैमूर लंग का आक्रमण। तैमूर खां का आक्रमण। जो तैमूर खां है, यह तुर्किस्तान, उस टाइम तुर्किस्तान में ही समरकंद पड़ा करता था, लेकिन वर्तमान यह उज्बेकिस्तान में है। तो उज्बेकिस्तान कहाँ है, वर्तमान उज्बेकिस्तान में ही एक स्थान है जिसको हम जानते हैं समरकंद। वहां से यह आता है और दिल्ली पर क्या करता है, अटैक करता है। जो तैमूर कहाँ है, यह एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए यह प्रसिद्ध है तैमूर लंग के नाम से। ठीक है, जो तैमूर लंग है, तैमूर लंग नसरुद्दीन महमूद है, नसरुद्दीन महमूद का एक सेनापति हुआ करता था, उसी सेनापति का नाम था खिज्र खां। इसी खिज्र खां के द्वारा तैमूर लंग की क्या की जाती है, मदद की जाती है भारत पर आक्रमण करने पर। तो यही खिज्र खां भारत पर आक्रमण करने पर तैमूर लंग की मदद करता है। और जो तैमूर लंग है, जो तैमूर लंग जब भारत पर आक्रमण करता है, तो यह पूरे जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया को क्या कर लेता है, जीत लेता है। तो तैमूर लंग नॉर्थ इंडिया को जीतकर यानी उत्तर भारत को पर आक्रमण कर देता है और उत्तर भारत में लूटे गए भूभाग, ये जितना भी भूभाग लूटता है, उस भूभाग का अगला जो शासक बना देता है, वह किसको बना देता है, शाह खां को।
जो खिज्र खां है इसको क्या कर देता है, अगला शासक घोषित कर देता है। तथा ये है दोनों जो तैमूर लंग है, तैमूर और शाहरुख खान, जो शाहरुख खान जो तैमूर है, ये भारत यानी हिंदुस्तान पर आक्रमण, यहाँ पर साम्राज्य विस्तार की नीति को लेकर नहीं आता कि मैं यहाँ पर आक्रमण करूंगा और अपने साम्राज्य का विस्तार करूंगा, बल्कि जो तैमूर है यह भारत पर आक्रमण करता है। किसके लिए तैमूर भारत पर आक्रमण करता है कि भारत पे लूटे, जितना भी धन संपदा है उसको लूट कर कहाँ ले जाए, अपने समरकंद पे ले जाए। तो जब तैमूर खान नॉर्थ इंडिया पर आक्रमण करता है और यहाँ पर क्या अथाह धन संपदा को लूट कर तैमूर और शाहरुख चले जाते हैं कहाँ पे, अपने समरकंद, जहाँ से कहाँ ये आए थे वहीं समरकंद पर ये दोनों क्या चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। और जो तैमूर कहाँ है, तैमूर खां जाने से पहले अपना केयर टेकर किसको बना जाता है, खिज्र खां को। तो पूरे नॉर्थ इंडिया की भूमि जिसको तैमूर लंग के द्वारा आक्रमण करके लूटा गया था, उसी भूमि का केयर टेकर बना दिया जाता है खिज्र खां को। जो खिज्र खां है यह तैमूर के जाने के बाद वहां की जनता से कर वसूल करता है, यानी टैक्स लगाता, और उसी टैक्स का 1% भिजवा दिया करता था तैमूर खां के पास, यानी समरकंद। तो जब समरकंद यह भिजवा दिया जाता था तो यह कभी भी वापस लौटकर इंडिया नहीं आता। और जब खिज्र खां है जब शासन कर रहा था नसरुद्दीन महमूद, जैसे ही नसरुद्दीन महमूद की दिल्ली सल्तनत पर शक्तियां क्या होती हैं, कमजोर होने लगती हैं, और ये इसका शासक में जब अस्थिरता आ जाती है तो इसी मौके का फायदा उठाया जाता है खिज्र खां के द्वारा। और इसी खिज्र खां के द्वारा नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत के शासन पर से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जब खिज्र खां के द्वारा नसरुद्दीन महमूद को हटा दिया जाता है तो दिल्ली सल्तनत का अगला शासक किसको घोषित कर दिया जाता है, खिज्र खां को। तो यही दिल्ली सल्तनत का अगला शासक होगा। और यह नए वंश और भारत पर सबसे पहला शिया वंश कौन सा होगा, इसी का वंश जिसको हम जानेंगे सैयद वंश। इसी के द्वारा एक वंश की स्थापना की जाएगी जो कहलाएगा सैयद वंश, और जो होगा दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला शिया वंश। इसी के द्वारा शिया वंश की शिया वंश, ठीक है। खिज्र खां अब तक के जितने भी दिल्ली सल्तनत पर रूलर होते, दिल्ली सल्तनत पर जितने भी रूलर होंगे वह सब होंगे सुन्नी शासक होंगे, लेकिन खिज्र खां ही दिल्ली सल्तनत का वह शासक होगा जिसके द्वारा शिया वंश की स्थापना की जाती है, यानी यह अपने एक नए वंश की स्थापना करता है जो है सैयद वंश। तो हमने पढ़ा था आज के बारे में नसरुद्दीन महमूद के बारे में, जो जिसका सेनापति हुआ करता था खिज्र खां। इसी खिज्र खां के द्वारा तैमूर की मदद की जाती है, और वही तैमूर उत्तर भारत को क्या कर लेता है, लूट लेता है। और उसी तैमूर के द्वारा उत्तर भारत का क्या करा दिया जाता है कि उत्तर भारत का शासक घोषित कर दिया जाता है शाहरुख खां को। जब तैमूर है अपने जब भारत से लौटता है तो शाहरुख और तैमूर लौटते हुए केयर टेकर बना देते हैं खिज्र खां को, और यही खिज्र खां वहां की जनता से टैक्स वसूल करके टाइम टू टाइम पहुंचाता रहेगा समरकंद में जहां रहता था तैमूर। तो यह वापस लौटकर तैमूर कभी वापस लौटकर इंडिया में नहीं आता। और जैसे ही नसरुद्दीन महमूद की दिल्ली सल्तनत पर शक्तियां कमजोर होने लगती हैं तो यह मौके का फायदा उठाकर इस नसरुद्दीन महमूद को हटाकर खुद दिल्ली का अगला शासक बन जाता है। और इसी के द्वारा दिल्ली सल्तनत के 5वें वंश जिसको हम जानते हैं सैयद डायनेस्टी, और यही सैयद डायनेस्टी की स्थापना करता है। तो सैयद वंश का फाउंडर कौन होगा, खिज्र खां, और यही दिल्ली सल्तनत का पहला क्या होगा, शिया वंश होगा। तो आज की वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज आपको यदि पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।